Good morning, students. This is the 10th part of Chapter 1 of Indian Constitution at Work, which is Constitutional Amendments and Basic Philosophy. In last videos, we have discussed about the making of Indian Constitution, fundamental rights, fundamental duties, DP, SP, and finally we have discussed about that why we need a flexible constitution. What is the relevance and importance and significance of चेंज और अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन. चाइना का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि कैसे चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड था और उस रिजिडिटी की वजह से, उस कठोरता की वजह से चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम नहीं बदलता था और ना उसमें ऐसी कैपेसिटी थी. तो हुआ क्या कि फ्रॉम 1949 टिल टुडे टिल 2020 चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स 4 टाइम चेंज हो चुका है. 4 टाइम्स. मैंने आपको टाइमिंग भी बताया था, ईयर्स स्पेसिफिक मेंशन करके बताए थे. 1949 में चाइना का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, 1975 में चाइना का सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन, 1978 में चाइना का थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवेंचुअली 1982 में चाइना का फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, जो कि आज कंटिन्यू है. इसी कंटेक्स्ट में हम लोगों ने बात करने की कोशिश की थी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फीचर है विच इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, आप उसको इजीली अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं. इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी. ऐसा मुश्किल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. तो कैसे नहीं है, मैं किस बेस पे आपको ये बातें कह रही हूँ, इसको जानने के लिए we need to understand about the procedure or processes of constitutional amendment. मैंने आपको कहा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है. तो अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है उसके प्रोसेसेस के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, रिवीजन टाइम टू टाइम करते होंगे, टेक्स्ट बुक भी पढ़ते रहेंगे. कोई डाउट क्वेरी है तो कॉल कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है. और अपने डाउट्स को अगर आप टाइम टू टाइम सॉल्व नहीं करोगे ना तो बाद में ये एक बहुत बड़ा एक बंच बन जाएगा आपके लिए, एक बहुत बर्डन क्रिएट करेगा आपके लिए और दैट टाइम आपको प्रॉब्लम आ सकती है. सो टाइम टू टाइम अपनी जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व कर लिया करो. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज़ प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना. जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बदलने की बात होती है तो अपन उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अब स्टूडेंट्स, इसको लेकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि ये क्वेश्चंस रिलेटेड विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी आते हैं. चाहे आप क्लर्क का एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे आप सिविल की प्रिपरेशन करें, IAS, RAS, RPS, अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, IPS की तैयारी करें, चाहे किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, JNU, DU, CLAT वगैरह जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. क्वेश्चन का लेवल जो है दैट मे बी वेरी, कि क्वेश्चन किस लेवल का होगा, कितना उलझा के आपसे पूछेंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन ज़रूर होगा. अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर है ना, ये 3 चीज़ें लिख रखी हैं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं है. वन लाइनर यहाँ पे चीज़ें प्रोसीजर्स मेंशन्ड हैं. अगर आपको 3 लाइनें आ गई ना तो डेफिनेटली क्वेश्चन कितना ही उलझा हुआ क्यों ना आए, क्योंकि जितना हायर लेवल का एग्जामिनेशन होगा उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है. क्वेश्चन कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको ये 3 लाइनें याद है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. सो इससे पहले कि मैं आपको प्रोसेस बताऊं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रोसेसेस कितने होते हैं, है ना. सो स्टूडेंट्स, we can amend our constitution, means Indian constitution, by these 3 ways. हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इन 3 वेज से चेंज कर सकते हैं. इन 3 प्रोसीजर्स को फॉलो करके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है. आप कह रहे होंगे मैडम इतना क्यों समझा रहे हैं, ये तो यहाँ पे बना हुआ है चार्ट, तो बताने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे.
बट स्टूडेंट्स देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस। मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के 3 प्रोसीजर्स हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी बात करता है ना, अगर आप क्वेश्चन आ जाता है मेंशन द प्रोसेसेस बाय विच वी कैन अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कितने हैं, देन योर आंसर विल बी 3। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप्स के प्रोसीजर को यूज़ करके हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, तो आपका आंसर कितना होगा, 3, 1, 2 एंड 3। इजी बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रोसेसेस मेंशन हैं, टेल मी द नंबर, कितने प्रोसेसेस मेंशन्ड हैं, 1, 2, 3, कितने हैं, देन योर आंसर विल बी 2। आ गई बात समझ में, डिफरेंस समझ में आ रहा है। आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आने वाले हैं। वैसे तो हम 3 टाइप्स से अमेंडमेंट कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ बता रखा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन्ड है ना प्रोसीजर्स, दीज आर जस्ट 2। जो एक है जिसको मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कर रखा है, दैट इज दिस वन। जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है ना, दिस वन, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं कर रखा है, और सबसे बड़ी बात माना जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है भी नहीं। कितनी बड़ी बात है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर भी लेता है, और ऐसा माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें अगर कॉम्प्लेक्स हो रही हों तो वीडियो थोड़ा बैक लेके रिवाइज करके आप इसको वापस एक बार सुने, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। मैं वापस एक बार आपको बता रही हूँ। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स से हम अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेंशन्ड हैं, है ना, वो सिर्फ 2 टाइप्स ही हैं, दिस एंड दिस। थर्ड टाइप जो है दिस वन, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, और इसलिए माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट ये नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानते हैं कि क्योंकि इस वे से भी कॉन्स्टिट्यूशन बदलता तो है ना, चेंज तो होता है ना, इसलिए ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहलाएगा, हालांकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं कर रखा है। सो स्टूडेंट्स, ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं। तो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रोसेसेस को मेंशन कर रखा। अब ये 3 प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहला जो प्रोसेस है दिस वन, ठीक है। वापस बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन इसको अमेंडमेंट नहीं मानता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसको अमेंडमेंट मानते हैं। और क्योंकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसको अमेंडमेंट मानते हैं, इस वजह से आपकी NCERT की जो बुक है, मैंने पिक्चर उसी में से लिया है, तो उस बुक में भी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना गया है। इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में, आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में 565 आर्टिकल्स हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लो, एक एक आर्टिकल आप उसका पढ़ लो, एक एक आर्टिकल पढ़ने के बाद भी आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। आपको कौन सी चीज़ें मिलेंगी? ये दोनों मिल जाएंगी, लेकिन ये नहीं मिलेगी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसका मतलब क्या है, ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ों को। सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट प्रोसेस टू अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी लैंग्वेज आप एक बार पढ़ें। सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ, सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एज मेंशन्ड इन द सम आर्टिकल्स। ठीक है, इसका मतलब यूँ है, ज़्यादा परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग वोट कर रहे हैं, मान लो, देखो हाइपोथेटिकली आपको शुरू से बताना पड़ रहा है, इसलिए हाइपोथेटिकली आप देखें कि कोई बिल आया,
बिल ये आया कि जो ड्राइविंग एज है ना स्टूडेंट्स की या फिर चिल्ड्रन की, द ड्राइविंग एज शुड बी 14। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम इस अमेंडमेंट का प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं? एग्जाम्पल ले रहे हैं दैट ड्राइविंग एज शुड बी 14 इन इंडिया। ठीक है, अब ये बिल लोकसभा प्लस राज्यसभा कहीं पर भी जा सकता है। ठीक है, ये बिल लोकसभा में भी जा सकता है और राज्यसभा में भी जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो पहले लोकसभा में ही जाए या फिर पहले राज्यसभा में ही जाए। ये तीनों की तीनों बिल है ना स्टूडेंट्स, ऑल दीज 3 बिल्स, ये तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बिल भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप प्रपोजल समझें, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, चेंज करने का प्रपोजल। तो ये तीनों जो प्रपोजल्स है ना, ये लोकसभा में भी जा सकते हैं और राज्यसभा में भी हम इसको प्रपोज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये मैं दूसरा आपको एक्सप्लेन करूं आगे की बात, इससे पहले आप समझ लें, अगर कोई बिल लोकसभा में प्रपोज होता है तो लोकसभा से पास होके इसको भेजा जाता है राज्यसभा के पास। ठीक है, लेकिन अगर वो बिल राज्यसभा में टेबल हुआ है, प्रपोज हुआ है, तो राज्यसभा के बाद वो कहाँ जाएगा? लोकसभा के पास। दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा हो। आ रही है बात समझ में? लोकसभा के पास अगर टेबल हुआ है तो वो जाएगा राज्यसभा के पास, और राज्यसभा के पास अगर वो टेबल हुआ है तो वो लोकसभा के पास जाएगा। और जब इन दोनों से पास हो जाएगा ना बच्चों, इन दोनों से, तो इन दोनों से जब पास हो जाएगा, इसने भी पास कर दिया, इसने भी पास कर दिया, देन दैट बिल विल सेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको मैं एब्रिविएशन POI मेंशन करती हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट जो है उसको मना नहीं कर सकता साइन करने के लिए। अब टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इसमें। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं वो चाहें तो मुझे स्पेशली कॉल करके पूछ सकते हैं कि इसमें और क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए क्रिएट करने वाली नहीं हूँ। इवन दो ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको कंपटीशन में पढ़ने, सुनने, देखने को मिलेगी और इससे लेकर डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। इवन स्टूडेंट्स इंटरव्यू में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में। तो क्योंकि इंटरव्यू में मेंस देखो, प्री देखो, हर जगह इस चीज़ से लेकर, सिर्फ इस स्लाइड से लेकर क्वेश्चंस रेज होते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपसे कि आप इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे। 11th क्लास के हिसाब से ही नहीं, आपके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए भी। आप चाहे किसी भी फील्ड से तैयारी करें, कॉमर्स का स्टूडेंट भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो मान के चलो उसको ये चीज़ पढ़नी है। एक साइंस का स्टूडेंट अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो क्लर्क हो या फिर IAS हो, क्लर्क टू IAS कोई भी तैयारी कर रहा हो, उसको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इवन दो वो बिलोंग किससे करता है? साइंस फील्ड से, लेकिन साइंस है तो क्या हुआ, आपको पॉलिटी तो पढ़नी पढ़ेगी। तो हम लोग बात कर रहे थे दोनों हाउसेस से जब वो पास हो जाता है, देन दिस और दैट बिल विल बी सेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बिल पर साइन करने से मना नहीं कर सकता है। ही और शी मस्ट हैव टू साइन ऑन दैट बिल। प्रेसिडेंट कभी डिनाई कर ही नहीं सकता है। प्रेसिडेंट इज ऑब्लाइज्ड टू साइन ऑन दैट बिल। ठीक है, कौन से बिल की बात कर रही हूँ मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात कर रही हूँ, जिसको कभी भी राष्ट्रपति साइन करने से मना नहीं कर सकता है। मेरी नॉलेज में इतनी बात आपको समझ में आ गई है दैट देयर आर 3 प्रोसेसेस टू अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वो सिर्फ 2 प्रोसेसेस ही हैं। अब ये अमेंडमेंट होता कैसे है? अमेंडमेंट
के लिए एक प्रपोज़ल लाया जाता है। कोई भी प्रपोज़ल हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। उसमें अगर पहले वो लोकसभा में टेबल होता है, प्रपोज़ होता है, तो राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में अगर वो प्रपोज़ हुआ है तो लोकसभा में जाएगा, और जब वो दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हो जाएगा, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अमेंडमेंट बिल पर साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब पढ़ेगा तो सही, लेकिन कितने सालों में करेगा, 1 साल, 2, 5, 10, ये डिफाइंड नहीं है। आ रही है बात समझ में? कितनी टेक्निकलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट को साइन तो करना पड़ेगा उस पर, लेकिन प्रेसिडेंट कितने दिनों में, कितने टाइम में वो साइन करेगा, दिस इज़ नॉट डिफाइंड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट अगर चाहे तो 5 साल तक साइन ना करे, भाई मना तो कर ही नहीं रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात ये लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट साइन करने से मना नहीं करेगा। ठीक है, तो ठीक है, अमेंडमेंट आने दो, पढ़ा रहने दो हमारे पास, हम मना नहीं करेंगे लेकिन साइन भी नहीं करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है। तो खैर हम आपके बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसका मतलब क्या है। तो पहली चीज़ तो हमने ये देखी थी कि एक बिल कैसे पास होता है। दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि किसी भी हाउस की मीटिंग कब हो सकती है ना, किसी भी हाउस की मीटिंग कब हो सकती है। अब देखो, कोई बिल प्रपोज करना है लोकसभा में या राज्यसभा में टेबल करना है, तो उसके लिए भी तो आपको मीटिंग करनी होगी ना। भाई लोकसभा में सब लोग आएंगे, फिर आप उनके सामने रखोगे कोई बिल। अब सबके घर पे तो भिजवा नहीं दोगे कि देखो मैंने बिल टेबल किया, ऐसा तो होगा नहीं। एकदम ट्रेडिशनली लोकसभा में सब लोग बैठेंगे, फिर एक बंदा आएगा, बंदा इन द सेंस रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो अपनी बिल को टेबल करेगा, प्रपोज करेगा। तो ये जो मीटिंग्स ऑफ एनी हाउस जो है ना, वो कब हो सकती है, उनकी एक प्री कंडीशन है ना। हाउस की मीटिंग होने की एक प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन आप यूँ मान लें कि हमारी क्लास है और वो ऑफलाइन क्लास है, आप लोग स्कूल में आते हैं, मेरा काम पढ़ाने का तो है, मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगी कब, उसकी एक प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन का मतलब क्या होगा कि जब तक हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, 10 स्टूडेंट्स नहीं आते हैं या फिर 10% स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, तब तक मैं क्लास नहीं लूँगी। मान लो हमारी क्लास में 9 बच्चे आ गए, मैं भी हूँ और बच्चे भी 9 हैं और वो पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊँगी। क्यों नहीं पढ़ाऊँगी? क्योंकि मेरी प्री कंडीशन क्या थी? मेरी प्री कंडीशन थी क्लास में जब तक 10 बच्चे नहीं होंगे मैं नहीं पढ़ाऊँगी। वैसे ही हमारे जो दोनों हाउसेस है ना, हमारे दोनों हाउसेस, चाहे वो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हों, हमारे जो भी हाउसेस हैं पूरे कंट्री में, उनकी जो मीटिंग्स है ना, उनकी भी यही प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन क्या है कि जब तक उस हाउस के टोटल मेंबर्स का 10% प्रेजेंट नहीं होता है, तब तक उस हाउस की मीटिंग नहीं होगी। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, लोकसभा का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। आज की डेट में लोकसभा की जो टोटल मेंबर्स का नंबर है, दैट इज़ 543। आप लोगों का नॉलेज क्या कहता था इसको लेकर? विदाउट एनी हेजिटेशन, कहीं गलत भी हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि अब तक आपको क्या लगता था कि हमारी लोकसभा की टोटल मेंबर्स कितने हैं। देखो, गलत होना कहीं बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि बच्चे किस लेवल पर गलती कर रहे हैं, ताकि हम उसको आगे फर्दर इम्प्रूव कर पाए। तो बच्चों, टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा कितने हैं? 543 आज की डेट में। अब कंडीशन ये है कि जब तक इन 543 का 10% हाउस में नहीं होगा, लोकसभा में नहीं आएगा, तब तक लोकसभा की कोई मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो 543 का 10% कितना होगा? 54.3%। मान के चलें 55%। मतलब जब तक 55% रिप्रेजेंटेटिव्स MP लोकसभा में नहीं बैठते हैं, तब तक लोकसभा की कोई भी मीटिंग, कोई भी प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ेगा।
है ना। मान लो आज मुझे एक बिल टेबल करना था, वही जो मैं आपको बता रही थी, ठीक है। इवन दो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल नहीं है, मैं आपको हाइपोथेटिकल एक टॉपिक लेके बता रही हूँ। मुझे एक बिल रखना था कि जो ड्राइविंग एज है दैट शुड बी 14 ईयर्स। लेकिन जिस दिन मैं बिल रखने वाली थी ना, उस दिन कितने लोग आए थे? 54 लोग आए थे। एक एमपी नहीं आया था। आए तो बहुत सारे नहीं थे, लेकिन रिक्वायर्ड कितने हैं हमारे पास? रिक्वायर्ड है 55 और आए कितने हैं? 54। एक बंदा नहीं आने की वजह से, एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं आने की वजह से पूरी की पूरी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। और आपने कई बार सुना होगा हाउस सस्पेंड हो गया, लोकसभा की जो मीटिंग्स थी वो एडजर्न्ड हो गई। एडजर्न वर्ड कई बार यूज़ किया जाता है, तो किसी की मीटिंग एडजर्न हो गई, सस्पेंड हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? अगर रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट नहीं है, नहीं आए हैं, तो लोकसभा की मीटिंग, राज्यसभा की मीटिंग या फिर किसी भी और हाउस की मीटिंग नहीं होगी, ठीक है। राज्यसभा पे इम्प्लीमेंट करके देखें तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स रहते हैं? मैक्सिमम 250 मेंबर्स राज्यसभा में रहते हैं। इसका 10% कितना होगा? 10% होगा 25 मेंबर। आज मुझे राज्यसभा में कोई बिल टेबल करना है, प्रपोज करना है, लेकिन आज मेंबर ही कुल 24 आए, एक मेंबर आया नहीं जितना रिक्वायर्ड था। अब क्योंकि एक मेंबर नहीं आया, उसकी वजह से पूरी की पूरी मीटिंग कैंसिल। तो स्टूडेंट्स, ये जो 10% की मैं बात कर रही हूँ ना, दिस 10%, ठीक है, इस 10% को कहा जाता है कोरम। QUO, वेट अ मिनट, QUORAM, कोरम। कोरम कहा जाता है। कोरम क्या है? कोरम है 10%। मतलब जब तक किसी भी हाउस में 10% लोग नहीं आएंगे, तब तक उस हाउस की मीटिंग नहीं होगी। तो अमेंडमेंट प्रोसेस समझने के लिए हमको दो चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। पहला तो बिल कैसे पास होता है, एंड अनदर इज़ कोरम। कोरम कितना है? 10%। अब स्टूडेंट्स, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है, जो कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे मुझे, कि राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली का कोरम कितना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली का कोरम कितना है। आपके आंसर को और भी ज़्यादा इजी करने के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए, मैं आपको ये बता देती हूँ कि राजस्थान के टोटल मेंबर्स का जो नंबर है, टोटल मेंबर्स का नंबर बता रही हूँ मैं आपको, दैट इज़ 200। इसमें से कभी कभी कम ज़्यादा हो सकते हैं, किसी ने कभी रिज़ाइन कर दिया, किसी की डेथ हो गई या फिर कहीं और इलेक्ट हो गए, लेकिन हाँ मैक्सिमम नंबर 200 है। अब आप मुझे बताइए कि राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर टोटल मेंबर का नंबर 200 है, तो इसका कोरम कितना होगा? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स और बच्चों जैसा सवाल है, मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ दैट यू विल आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सिंपल अमेंडमेंट प्रोसेस पर। सिंपल अमेंडमेंट प्रोसेस अपन कह सकते हैं कि हाउस में, मान लो लोकसभा में मुझे 14 इयर्स वाला एक बिल प्रेजेंट करना है, 14 इयर्स वाला। अब ये बिल जब मुझे प्रेजेंट करना है, तो सिंपल प्रोसेस में क्या होगा? सिंपल प्रोसेस में ये होगा कि लोकसभा में आज कितने लोग आए हैं? हाइपोथेटिकली सेइंग, लोकसभा में 70% आए हैं। 70% लोग रिप्रेजेंटेटिव आज लोकसभा में आए हैं, ठीक है। 70 पर्सन आए हैं, 70 रिप्रेजेंटेटिव। इसको और क्लियर कर दूँ, 70 MPs आर प्रेजेंट टुडे इन लोकसभा। तो क्या लोकसभा की मीटिंग होगी या नहीं? लोकसभा की मीटिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि लोकसभा का रिक्वायर्ड मेंबर कितने चाहिए हमको? चाहिए तो कुल 55, आए कितने हैं? 70, मतलब ज़्यादा आए हैं, मतलब मीटिंग होगी, ठीक है। लोकसभा की मीटिंग होगी। अब इस मीटिंग में जब मैं ये 14 ईयर वाला प्रपोजल रखती हूँ ना, 14 ईयर वाला, ठीक है,
ये 14 ईयर वाला जब मैं प्रपोज़ल रखती हूँ और 70 के 70 ही वोटिंग करते हैं और 70 के 70 ही जब वोटिंग करते हैं तो 36 ने तो कहा यस में वोट किया, जबकि 34 ने नो में वोट किया। कितना शार्प डिफरेंस है देखो आप। 36 ने यस कहा, 14 होनी चाहिए, 34 ने नो कहा। जीतेगा कौन? 36। आ रही बात समझ में? मतलब मेरा बिल लोकसभा से पास माना जाएगा और लोकसभा से पास होके वो कहाँ जाएगा? वो राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में भी हम लोग माने कि राज्यसभा में भी उस दिन 70 MPs प्रेजेंट थे। 70 में से वहाँ पे भी हाइपोथेटिकली 36, 34 में यस और नो रहा तो राज्यसभा से भी ये माना जाएगा पास, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा वोट हैं वो जीतेगा। तो ज़्यादा वोट किसके पास है? यस के पास है। ठीक है, तो ये जीतेगा और इसके बाद ये बिल कहाँ जाएगा? दैट बिल और दिस बिल विल सेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद क्या होगा कि ये बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। एक ब्लैंक स्लाइड लेके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये चीज़ को। लोकसभा बिल टेबल हुआ, हाइपोथेटिकल है, कहानी बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि 70 लोग हों तभी हो। रिक्वायर्ड मेंबर कितने हैं? रिक्वायर्ड मेंबर हैं 55। लोकसभा प्रेजेंट कितने थे? 70। रिक्वायर्ड 55 हैं, जबकि प्रेजेंट कितने हैं? 70। 70 में से 36 ने यस कहा, 34 ने नो कहा, तो जीता कौन? 36, पास हो गया। अब यहाँ से पास होने के बाद ये जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा में रिक्वायर्ड कितने हैं? राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में रिक्वायर्ड हैं 25। 25 कैसे निकाला ये वाला स्टूडेंट्स? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे कि क्यों और कैसे राज्यसभा का जो कोरम है दैट इज़ 25 मेंबर्स। ठीक है, हाइपोथेटिकली मानते हैं राज्यसभा में 28 पर्सन्स जो थे वो प्रेजेंट थे, 28 ओनली। और उस 28 में से आप माने 15-13 का रेशियो रहा। 15 ने यस करा, 13 ने नो करा। जीतेगा कौन? जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे। यस, यहाँ से भी पास हो गया। तो लोकसभा से तो वो ऑलरेडी पास्ड था, अब राज्यसभा से भी पास हो गया। तो यहाँ से भी पास होने के बाद द बिल विल बी सेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस पर साइन करना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। ही और शी कैन नॉट डिनाई टू साइन ऑन द अमेंडमेंट बिल। वो अपने पास 5 साल तक रखे, डजेंट मैटर, रखो अपने पास जितने टाइम तक रखना है, लेकिन मना मत करना। ये कंडीशन रहती हैं। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी उस पर साइन कर देते हैं तो जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड था कि 14 साल की एज होनी चाहिए, वो एज हो जाएगी। लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद भी जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन नहीं करते हैं तब तक वो अमेंडमेंट पास नहीं माना जाएगा। अमेंडमेंट पास तभी माना जाएगा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर साइन करते हैं। ये प्रोसेस कौन सा हम लोगों ने पढ़ा? दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंपल मेजॉरिटी प्रोसेस। सिंपल मेजॉरिटी प्रोसेस, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बिल्कुल सिंपल है ना, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया, बस ख़त्म। ज़्यादा कोई ध्यान देने की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी प्रोसेस। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा एक सिंपल। अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग स्पेशल। स्पेशल में अगर अपन देखें तो स्पेशल की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशन पे आते हैं। सिंपल डन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पेशल मेजॉरिटी प्रोसीजर और प्रोसेस। अब देखो इसकी 2 कंडीशंस हैं, मैं एब्रीविएशन मेंशन करूँगी, स्पेशल मेजॉरिटी प्रोसीजर। अब स्पेशल मेजॉरिटी प्रोसीजर की 2 कंडीशंस हैं।
वन कंडीशन तो है कि वहाँ पे वोटिंग स्टार्ट कब होगी, वोटिंग स्टार्ट तब होगी, ठीक है, वोटिंग स्टार्ट तब होगी जब पूरे टोटल हाउस का नंबर कितना है, लोकसभा को ही अपन लेते हैं पहले कि मान लो लोकसभा में टेबल हुआ, तो जब वहाँ पे 543 का हाफ 543/2 जब ये प्रेजेंट रहेंगे तब जाके तो वहाँ पे वोटिंग स्टार्ट। स्पेशल मेजॉरिटी प्रोसीजर, टू कंडीशन में पहली कंडीशन क्या होगी कि जिस भी हाउस में वो टेबल हो रहा है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर वो लोकसभा में टेबल हो रहा है, प्रपोज कर रहे हैं, तो लोकसभा की टोटल मेंबर का नंबर अपॉन 2 पर्सन्स रिप्रेजेंटेटिव्स जब वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तब जाके तो वहाँ पे वोटिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज़ वोटिंग स्टार्ट नहीं होगी। निकाल के देख लेते हैं अपन कितना रहता है, कट कर दो इससे, 272.65 इतने मेंबर्स जब रहते हैं तब जाके तो स्पेशल मेजॉरिटी प्रोसेस में वोटिंग स्टार्ट हो पाएगी, अदरवाइज वोटिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन। अनदर कंडीशन इस कि ये जो 273 प्रेजेंट हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 273 जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनका 3/4 जो है वो इसको सपोर्ट करे, उनकी 3/4 वोटिंग इनको सपोर्ट मिले, वोट मिले, तब जाके तो वो बिल पास हो पाएगा, अदरवाइज़ वो बिल पास नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स लग रहा है, एक बार हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जैसा हम लोगों ने वोटिंग एज ड्राइविंग एज को रिड्यूस करने के लिए जो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, वैसा ही एक एग्जाम्पल इसको लेकर भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है उसको हटा दिया जाना चाहिए। मैं हाइपोथेटिकली टॉपिक ले रही हूँ, प्रपोज़ल ले रही हूँ, ऐसा प्रपोज़ल नहीं आया है और नहीं आएगा, ठीक है, मैं हाइपोथेटिकली ले रही हूँ। अगर वो स्पेशल मेजॉरिटी से अपन अमेंड करते हैं तो इसमें होता ये है, मान लो लोकसभा में रखा गया, लोकसभा रिक्वायर्ड कितने पर्सन्स हैं भाई, तब जाके तो वोटिंग स्टार्ट होगी, रिक्वायर्ड है 273 राउंड ऑफ करके, और उस दिन जब मैंने टेबल किया था बिल, उस दिन कितने प्रेजेंट थे, उस दिन 300 पर्सन्स प्रेजेंट थे, ठीक है। लोकसभा में मैंने रखा, लोकसभा में उस बिल पर वोटिंग करने के लिए रिक्वायर्ड पर्सन 273 हैं, लेकिन जिस दिन मैंने बिल रखा उस दिन 300 थे, ज़्यादा थे, इस वजह से मेरा बिल टेबल इजीली हो गया। तो पहली कंडीशन तो हमने फुलफिल कर ली, बिल टेबल वोटिंग करने के लिए, है ना, वोटिंग कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन सिर्फ 300 प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बस सिंपल वोटिंग हो जाएगी और जो जीता वही सिकंदर, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सेकंड कंडीशन ये है कि जितने भी लोग वोटिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, जो वोटिंग कर रहे हैं, मान लो 300 वोटिंग कर रहे हैं, तो 2/3 ऑफ वोटर्स, तो कितने वोट चाहिए मुझे मेरा बिल पास करवाने के लिए, मुझे मेरा बिल पास करवाने के लिए ये जो 300 वोटर है ना, अब 300 का 2/3 जब निकालेंगे तो उतने तो चाहिए मुझे सपोर्टर्स अपने लिए। तो 300 का 2/3 कितना होगा, 2/3 होगा 66 × 3। ये जब वोटर मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे बिल को सपोर्ट करेंगे, तब जाके तो मेरा बिल पास हो पाएगा, अदरवाइज़ मेरा बिल पास नहीं हो। एक बार दोनों ही प्रोसेसेस को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम चैप्टर तो नहीं लेकिन हाँ टॉपिक को कंक्लूड करने वाले हैं। कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। सिंपल मेजॉरिटी जो होगी, सिंपल मेजॉरिटी, उसमें रिक्वायर्ड पर्सन्स कितने हैं, 55 ओनली, और 55 में से जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीतेगा, ठीक है। दूसरी बात, सिंपल मेजॉरिटी जो है
उसमें जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको 2/3 चाहिए, 3/4 चाहिए या फिर हाफ चाहिए, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी नहीं है। इसकी फर्स्ट ही कंडीशन है 55% है, वोटिंग करवा लो, जो जीता वही सिकंदर, वही उसी का बिल पास होगा या फिर वो रोकेगा। ठीक है। दूसरी बात, सिंपल मेजॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं कर रखा है और कॉन्स्टिट्यूशन इसको अमेंडमेंट नहीं मानता है। और प्रोसेस बहुत सिंपल है इसका। अब आते हैं स्पेशल पर। स्पेशल की 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो कहती है कि जब तक हाफ ऑफ द हाउस, जब तक हाफ ऑफ द हाउस प्रेजेंट नहीं रहता है, आता नहीं है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, तब तक तो हम वोटिंग ही नहीं करवाएंगे। यहाँ वोटिंग कितने में हो रही थी? 55 में लोकसभा में। और यहाँ वोटिंग कंपेयर करके देखो तो कितने लोग प्रेजेंट रहेंगे तो वोटिंग होगी? यहाँ पे 273 प्रेजेंट रहेंगे तो जाके तो वोटिंग स्टार्ट होगी। पास होने की बात तो मैं कर ही नहीं रही, मैं तो वोटिंग स्टार्ट होने की बात कर रही हूँ कि सिंपल मेजॉरिटी में तो 55 प्रेजेंट है, करवा दो वोटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि स्पेशल मेजॉरिटी में वोटिंग के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है इन लोकसभा? 273। डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको कि क्यों इसको सिंपल और क्यों इसको स्पेशल कहा गया है। बहुत ज़्यादा नंबर है ये 273, इतना ईजी नहीं है इस नंबर को गेन करना। तो ये तो थी पहली कंडीशन। उसके बाद क्या रहती है? स्पेशल मेजॉरिटी की जो दूसरी कंडीशन है, दैट इज़ जो 2/3 सपोर्ट, मतलब वोटिंग सपोर्ट ऑफ द वोटिंग मेंबर्स। तो जितने भी लोग वोट कर रहे हैं ना, उनका 2/3 सपोर्ट रिक्वायर्ड है। फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ मेंशन्ड है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीडियो we will start a new chapter which is elections and representation। जो आपका सेकेंड चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। उसमें हम इंडिया में क्या मोड्स ऑफ इलेक्शन इन ट्रेंड हैं, वर्ल्ड से थोड़ा बहुत उसको कंपेयर करके देखेंगे, डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस क्या है, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे इन ब्रीफ। Till then, keep distance from the people, from the gadgets, from the technology also। जहाँ तक हम आपको पढ़ा रहे हैं that is necessary, ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई अल्टरनेट या फिर ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन मोबाइल लेके बैठें या फिर लैपटॉप लेके बैठें, टैबलेट लेके बैठें। जहाँ तक पॉसिबल हो सके, अगर नेसेसिटी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप अपनी गैजेट्स से डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें। कनेक्ट योरसेल्फ विद नेचर, मदर नेचर के साथ जितना अपने आप को आप एसोसिएट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप अपने आप को हैप्पी फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। जंक फूड बिल्कुल कंज्यूम मत करो, घर पे बना के खाओ जो भी खाना है। मम्मी की भी हेल्प करो, गर्ल्स तो करवाती हैं, भाइयों आप भी करवाओ थोड़ी बहुत मम्मी पापा की हेल्प। और बाहर मत निकलो, वॉक वगैरह करनी है तो टेरेस पे जाओ और अच्छे से अपना टेरेस गार्डन मेंटेन करो थोड़ा बहुत। अभी तो बारिश भी आ रही तो अच्छा चलेगा और थोड़ी बहुत प्लांटेशन भी आपका हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी रजनी गगवानी।